नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसको रोकने के मुख्य उपाय क्या क्या हैं। एक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। उनके अनुसार स्फीति सदैव व सर्वत्र एक मौद्रिक घटना होती है और उसे उत्पादन की अपेक्षा केवल मुद्रा की के परिणाम में तेजी से बढ़ाकर लाया जा सकता है। तो फ्रीडमैन जो मुद्रावादी थे, उन्होंने क्या कहा कि मुद्रास्फीति केवल मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से होती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे तो कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ने को ही हम जनरली क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। जनरल भाषा में बात करें तो जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती हो, अर्थात कीमत स्तर में अगर बढ़ने की प्रवृत्ति, कीमत स्तर अगर लगातार बढ़ रहा है तो हम उसको कहते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई या इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति काउंट कैसे की जाती है, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। मुद्रास्फीति की दर एक किसी भी समय में, फॉर एग्जांपल टी समय में मुद्रास्फीति की दर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। टी समय, टी वर्ष, जो भी टी वर्ष, जैसे मान ला कि मैंने माना है कि 2016, टी को मैंने माना है 2016 में कीमत स्तर कितना था। T-1 2016 में से एक गया 2015, 2016 में कीमत स्तर कितना है, 2015 में कीमत स्तर कितना है, अपॉन T-1 वर्ष की कीमत स्तर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी समय या किसी भी वर्ष की हम मुद्रास्फीति की दर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माना कि 2015 में कीमत स्तर 120 है और 2016 में बढ़ के 130 हो गया है, तो हमें मुद्रास्फीति की वार्षिक दर निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 130 माइनस 120 अपॉन 120 इज इक्वल टू 8.33, अर्थात वर्ष 2016 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कितनी हुई, 8.33 हुई। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्यतः दो प्रकार से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है नेट की एग्जाम के लिए कि भारत में मुद्रास्फीति कितने प्रकार की से मापते हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा है होल प्राइस इंडेक्स, WPI, थोक मूल्य सूचकांक। तो दो पार्ट हो गए, CPI और WPI। CPI इसको सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एकत्रित आंकड़ों को CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो CPI के जो भी डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा इसके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। और डेटों को प्रकाशित कौन करता है, उन डेटों को CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑफिस हो गया आज के लिए, पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन था। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो 2012 है। इसमें वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। बात करें WPI की, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, इसको वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इन दोनों के मिनिस्टर अलग अलग हैं, जो इनको जारी करने वाले भी अलग हैं, इनका एकत्रित करने वाले भी अलग अलग हैं। इसका आधार वर्ष 11-12, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पे मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली रेंगती हुई कि या क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है। नाम से पता चल रहा है रेंगती हुई, इसका मतलब जो कीमत में वृद्धि की दर है वो क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। जब कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे होती है, अर्थात कीमतों में वृद्धि 3% प्रति वर्ष की दर से भी कम हो, तो कीमतों में ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह मुद्रास्फीति अच्छी होती है, क्योंकि इसे सुरक्षित भी होती है और ये आवश्यक भी मानी गई है,
क्योंकि इतनी अगर मुद्रास्फीति नहीं हुई, इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था की गति या उस अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर या विकास की दर कम हो रही है। नेक्स्ट है वॉकिंग, चलती हुई। पहली थी क्रीपिंग, दूसरी है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब कीमतें साधारण रूप से बढ़ती हैं, वार्षिक स्फीति दर एक अंक की होती है। एक अंक मतलब 5%, 8%, 9%, यहाँ तक अगर प्रति वर्ष कीमत स्तर बढ़ रहा है तो वो होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। कीमतों की वृद्धि 3% प्रति वर्ष से अधिक परंतु 10% प्रति वर्ष से कम हो तो उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अगली है रनिंग या गैलोपिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब कीमतों में वृद्धि 10% या 20% से अधिक हो, 10% से अधिक और 20% से कम हो प्रति वर्ष तो उसे हम कहते हैं दौड़ती हुई या रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यह गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसको नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ लागू की जाती है। मौद्रिक नीतियाँ बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, राजकोषीय नीतियाँ भारत सरकार जारी करती है। इसमें लास्ट है हाइपर इन्फ्लेशन, नाम से अपने को आइडिया हो रहा है अतिस्फीति। जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दरों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, जैसे 100% की वृद्धि हो गई, 200% की वृद्धि हो गई, तो इसके लिए एक कहावत कही जाती है कि जनरली हम देखते हैं सामान्य काल में जब लोग जेब में पैसा ले जाते हैं और टोकरों में सामान या खाद्य पदार्थ भर के लाते हैं, पैसा थोड़ा सा ले जाते हैं और सामान बहुत सारा ले जाते हैं, उससे खरीद के ला सकते हैं। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई अर्थव्यवस्था में तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पैसे तो ले जाएंगे, टोकरा भर के पैसा ले जाएंगे और सामान लाएंगे, खाद्य पदार्थ जो लाएंगे वो लाएंगे जेबों में भर के। लेकिन अतिस्फीति की स्थिति में लोग टोकरों में पैसे ले जाते हैं और जेबों में खाद्य पदार्थ लाते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे देश में दिवालियापन आ जाता है। वेनेजुएला एक देश है जिसमें ये हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति कुछ वर्षों पहले हुई थी। ये था तीव्रता के आधार पे 4 प्रकार। अब दूसरा है कारणों के आधार पे। पहला है मांगजन्य डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है सप्लाई पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। एक पूर्ति बढ़ने के कारण, पूर्ति कम होने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। एक होती है ढांचागत या संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी उसे कहा जाता है। तो इन तीनों को हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। पहली है मांगजन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम देखते हैं ये एक सामान्य प्रकार की मुद्रास्फीति होती है जब अर्थव्यवस्था में समस्त मांग क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। मांग वस्तुओं की बढ़ रही है, मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बढ़ी हुई मांग के बराबर उत्पादन को तेज़ी से नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए कीमतें भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ एक्स अक्ष पे हमने आय या उत्पादन लिया है, वाई अक्ष पे हमने समग्र मांग ली है। इधर समग्र मांग और इधर हमने आय या उत्पादन लिया। हम देखते हैं जो ये रेखा है ये समग्र पूर्ति को दर्शा रही है, जो 45 डिग्री कोण पे बन रही है वो समग्र पूर्ति को दर्शा रही है, और ये समग्र मांग रेखा है। समग्र मांग में हम उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय तीनों को सम्मिलित करते हैं। समग्र मांग और समग्र पूर्ति रेखा यहाँ पे टच हो रही है, ये होती है, अब देखना, ये समग्र मांग है, सॉरी समग्र पूर्ति है, ये समग्र मांग है। इन दोनों, यहाँ जो वाई एफ, यहाँ क्या है, पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या दर्शाया गया है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में समग्र मांग ज़्यादा है और समग्र पूर्ति क्या है, कम है। समग्र मांग तो ए बिंदु पे है और समग्र पूर्ति बी बिंदु पे है, तो ये जो गैप है उसे कहते हैं स्फीतिक अंतराल। देखो एक्स अक्ष पर उत्पादन, वाई अक्ष पर समग्र मांग लेते हुए एक मूल बिंदु से 45 डिग्री पर कोण रेखा बनाते हैं जो समग्र पूर्ति को दर्शाती है।
YF फुल एम्प्लॉयमेंट बिंदु पूर्ण रोजगार को दर्शाती है। इस स्थिति में AYF यहाँ से यहाँ तक AYF पूर्ति, मांग तो जो है वो क्या है AYF और पूर्ति है BYF। और इसका मतलब क्या हुआ, मांग कितनी ज़्यादा है, मांग इससे ज़्यादा है A और B इतनी ज़्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे स्फीतिक अंतराल कहते हैं। और इसे समग्र मांग को घटाकर कम किया जा सकता है। मांग को घटाकर हम इस अंतराल को क्या कर सकते हैं कम। जैसे ही मांग घटेगी तो ये डायग्राम कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और समग्र मांग किसके बराबर हो जाएगी, पूर्ति के बराबर हो जाएगी। दूसरी है पूर्तिजन्य या लागतजन्य मुद्रास्फीति। पूर्तिजन्य इसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन जो करते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उन साधनों के प्रतिफल की कीमतें बढ़ जाने के कारण उत्पादन लागत में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात कोई भी उद्योगपति या कोई भी उद्यमी उत्पादन करेगा तो उसकी लागत अगर बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की वो कीमतें भी ऑटोमेटिक क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उसे हम करते हैं लागतजन्य मुद्रास्फीति। अब इस मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं मांग कैसे बढ़ सकती है, मांगजन्य मुद्रास्फीति कैसे बढ़ सकती है। तो पहला है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। अगर RBI नोट ज़्यादा सप्लाई कर दे तो उससे क्या होगी, लोगों के पास तरलता अधिक हो जाएगी। तरलता अधिक हो जाएगी तो लोग मांग करेंगे, मांग करेंगे, मांग करेंगे, इसलिए क्या होगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जितनी मांग करेंगे उतनी हम पूर्ति को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। दूसरा इसका जो मांग को प्रभावित करने वाला कारक है वह उदार राजकोषीय नीति। अगर कोई भी सरकार है वो अपनी नीति उदार रखती है, इसका मतलब उदार राजकोषीय नीति का मतलब होता है टैक्स तो वो क्या करे, टैक्स को तो कर दे कम और सार्वजनिक व्यय को क्या कर दे, बढ़ा दे। सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास वही तरलता ज़्यादा हो जाएगी। तरलता ज़्यादा हो जाएगी तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उतनी हम पूर्ति बढ़ा नहीं सकते तो कीमतें भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। ये हर सरकार अपने बजट में जो बजट पेश करती है वो घाटे का बजट होता है। उसमें हमेशा व्यय जो होते हैं वो सरकार की आय से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस घाटे की वित्त व्यवस्था की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करती है, या तो उधार लेती है या नोट छापकर पूरा करती है। अगर सरकार उधार लेगी या नोट छापकर उसको पूरा करेगी तो लोगों के पास भी तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोगों के पास नकदी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लोग क्या करेंगे, वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे। और जितनी मांग वस्तु और सेवाओं की करेंगे उतनी जल्दी हम उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, उसके उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन इतना जल्दी अपन नहीं कर सकते, इसलिए उस कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। नेक्स्ट है काला धन। अगर काला धन अधिक होगा, काला धन वो होता है जो वो धन जिससे टैक्स चोरी किया जाता है, मतलब टैक्स चुकाया हुआ नहीं होता है, उसे काला धन कहते हैं। ये धन अगर लोगों के पास ज़्यादा होगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे और कीमतें बढ़ जाएगी। सस्ती मौद्रिक नीतियाँ। अगर लोगों को कम ब्याज पर पैसा मिल रहा है, कम ब्याज पर बैंक से पैसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लोग ब्याज पे पैसे ज़्यादा ले लेंगे और पैसे ज़्यादा लेने के कारण क्या होगा, लोगों के पास तरलता बढ़ जाएगी, लोग मांग करेंगे, मांग करेंगे तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएगी। अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो भी मांग बढ़ती है, क्योंकि निर्यात में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में पैसे आएंगे, नकदी आएगी, और नकदी आएगी तो लोगों के पास भी, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे और लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, और उपभोक्ता के व्यय में भी अगर वृद्धि होगी तो भी मांग बढ़ेगी और कीमतों में भी वृद्धि होगी। अब लागत जन्य या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फर्स्ट ये है साधनों की कमी हो जाए। अगर जो भी उत्पादन के साधन है जैसे श्रमिक, पूंजी, भूमि और उद्यमी, अगर मान लो बाई चांस श्रमिकों की कमी हो गई, साधनों की कमी हो गई, श्रमिकों की कमी हो गई तो श्रमिक अपनी अधिक मजदूरी की मांग करेंगे तो उनकी मजदूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मजदूरी बढ़ जाएगी तो उस वस्तु के उत्पादन में लागत क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लागत बढ़ने के कारण उस वस्तु की कीमत भी वह उद्योगपति क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और वो लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाएगी। औद्योगिक झगड़े।
जिसमें जो मुख्यतः होता है वो होता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में हम देखते हैं कि कोई भी उद्योग होता है उसके जो भी श्रमिक होते हैं वो एक यूनियन बना लेते हैं अपनी। यूनियन बनाने से क्या होगा, उन श्रमिकों वो अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, और अधिक मजदूरों की मांग करेंगे तो उस उद्योग में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत क्या हो जाएगी, उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो जो भी उद्यमी है उसकी कीमत को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। कीमत बढ़ाने से क्या होगी, मुद्रास्फीति होगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक संकट। अगर प्राकृतिक संकट आ जाए तो क्या होगा, तो हमें जनरली हमें पता है कि अगर देश में प्राकृतिक संकट जैसे भूकंप, सूखा, अकाल अगर ये आ जाएं तो क्या होगा, तो कृषि पदार्थ जैसे मान लो किसी वर्ष में अकाल आ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या होगा, कृषि वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उत्पादन कम होगा तो कहने का मतलब उसकी पूर्ति मांग की तुलना में क्या हो गई, कम। पूर्ति कम होने से कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कृत्रिम दुर्बलताएं जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, ये सब भी क्या करती है, पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर कालाबाजारी या जमाखोरी शुरू हो गई तो पूर्ति को रोक लिया जाता है। पूर्ति रोकने से क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएगी क्योंकि मांग तो बढ़ रही है और पूर्ति क्या हो गई है, कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी प्रकार कमी निर्यात में कमी होने से क्या हो जाती है, पूर्ति को निर्यात में वृद्धि होने से अपने देश के लिए जो उत्पादन है या जो पूर्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके कारण भी क्या होती है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अगला है स्फीति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो फर्स्ट है आर्थिक क्रियाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं जब कीमतें बढ़ती है तो उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ेगी तो कोई भी उत्पादक ये सोचेगा कि इस वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसका उत्पादन वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो उत्पादक भविष्य में लाभ कमाते हैं, वे अधिक निवेश करते हैं जिसके फलस्वरूप रोजगार, आय, उत्पादन आदि सब भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। परंतु ये तब तक ही संभव है जब तक पूर्ण रोजगार ना आ जाए। पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि तीव्रता के आधार पर रेंगती हुई या चलती हुई मुद्रास्फीति को बढ़िया बताया था अर्थव्यवस्था के लिए। वो यही कारण है कि अगर थोड़ी थोड़ी मुद्रास्फीति हो रही है तो वो उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, उत्पादकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे रोजगार, आय, उत्पादन बढ़ेंगे। लेकिन ये तब तक ही संभव है जब तक पूर्ण रोजगार नहीं आ जाए। अगर पूर्ण रोजगार आने के बाद भी अगर कीमतें बढ़ती चली गई, अगर हम उत्पादन को तो बढ़ा नहीं सकते, तो फिर ये स्फीतिक प्रवृत्तियाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और उसके बाद कीमतों पे और उस अर्थव्यवस्था पे क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है धन व आय के पुनर्वितरण पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित आय, जो स्थिर आय वाले लोग हैं उनको क्या होती है, हमेशा हानि होती है, क्योंकि जैसे उनकी मजदूरी और वेतन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक मजदूर को 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं और जब कीमत स्तर कम था और महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति हो गई, कीमत स्तर ज़्यादा हो गया, तो 20,000 रुपये की वैल्यू, जब कीमत कम थी तब तो 20,000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी। अब कीमत बढ़ने के कारण उस 20,000 से वो उतनी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जितनी पहले खरीद सकता था। तो जो भी निश्चित वेतन होता है, जिनकी मजदूरी फिक्स होती है, उनको हमेशा मुद्रास्फीति के कारण नुकसान होता है, परंतु व्यापारियों, उद्योगपतियों और परिवर्तनशील आय वर्ग को हमेशा लाभ होता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ऋणदाता और ऋण ग्राही। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को ऋण दे दिया, 5 वर्षों के लिए ऋण दिया, मान लो 10,000 रुपये दे रहा है वो। अगर कीमत बढ़ जाती है अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाती है, तो 5 साल बाद अगर वो ऋण वापस लेता है तो यहाँ 10,000 की वैल्यू जब उसने 5 साल पहले दिया था तब मुद्रास्फीति कम थी, तब 10,000 की वैल्यू अधिक थी, और 5 साल के बाद उस 10,000 रुपये अर्थात उस मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाती है, उसका मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति
बढ़ गई है तो हमेशा ऋणदाता को तो नुकसान होता है और ऋणी को हमेशा क्या होता है, ऋणग्राही को क्या होता है, फायदा होता है। तो देखते हैं हम, जब कीमतें बढ़ती है तो ऋणग्राही को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यद्यपि ऋण लेने वाला उतनी ही राशि लौटाता है जितनी उन्होंने उधार दी थी, परंतु वस्तु और सेवाओं के रूप में कम भुगतान करते हैं। मुद्रास्फीति आय व धन की असमानता को बढ़ाती है, धनी व्यक्ति को और अधिक धनी और निर्धनों को और अधिक गरीब बनाता है। विदेशी व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब विदेशों की अपेक्षा स्वदेश की कीमतें अधिक हो जाएगी तो निर्यात तो क्या हो जाएंगे, कम, और आयात क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आयात बढ़ जाते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं तो वो हर अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, हानिकारक सिद्ध होता है। तो हमारे उत्पाद विदेशों की तुलना में महंगे हो जाते हैं जिससे निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है, और इससे भुगतान शेष या भुगतान संतुलन भी हमारे क्या हो जाता है, विपरीत हो सकता है। सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव, समाज के लिए स्थिति हानिकारक होती है। विरोधी दलों के, राजनीति में विरोधी दलों के कारण कई बार सरकारें भी मुद्रास्फीति के कारण गिर सकती है। मांगजन्य मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से होती है। मुद्रावादी, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, फ्रीडमैन, उन्होंने क्या था, कहा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा दो, मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास नगद मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी। एक जनरल सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे भारत देश में 121 करोड़ जनसंख्या मानी गई है 2011 तक। अगर उसमें से मान लो 100 करोड़ या 50 करोड़ व्यक्ति गरीब हैं और नोट छापने का कार्य आरबीआई कर रहा है, अगर आरबीआई नोट छाप छाप के इन गरीबों को दे देंगे तो क्या इनकी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, बिकॉज क्योंकि जैसे ही नोट छापेंगे तो मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इन लोगों के पास मुद्रा आ जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे, और उतनी पूर्ति या उतना उत्पादन हम एक साथ बढ़ा नहीं सकते हैं। पूर्ति कम हो जाएगी और मांग बढ़ जाएगी, इसलिए कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो गरीब थे वो गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। किन्स के अनुसार समग्र मांग में वृद्धि के कारण स्फीति आती है। जो हमने एक डायग्राम पढ़ा था, ये समग्र पूर्ति है और समग्र मांग है। किन्स ने कहा कि अगर समग्र मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाए तो कीमत स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि आ जाती है। समग्र मांग का मतलब उपभोग व्यय, निवेश व सरकारी खर्च को हम शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लागत जन्य या लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति की। यह स्फीति पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है। ये हमने पहले भी थोड़ी सी ध्यान दिया था इस पर। जो उत्पादन करते हैं या जो उत्पादक होते हैं उनकी तरफ से होती है। किसी वस्तु की उत्पादन की लागत, जैसे मान लो कच्चे माल की लागत, मजदूरी की लागत, आयात की लागत, या फिर पूंजी पर ब्याज की लागत, या भूमि पर लगान की लागत, ये सब बढ़ जाएं तो क्या होगी, उस वस्तु की कीमत ऑटोमेटिक उस उत्पादक को बढ़ानी पड़ेगी। जब अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर बढ़ता है तो वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। और जो लास्ट है वो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यह जनरली विकासशील देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों में प्राय ढांचागत या संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति की दशा पाई जाती है, क्योंकि विकासशील देशों में खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ाना कठिन होता है, क्योंकि इसमें संरचनात्मक प्रॉब्लम होती है। तकनीकी का इतना विकास हो नहीं पाता है, संसाधनों का इतना पूर्ण उपयोग हो नहीं पाता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। विकासशील देशों में कृषि पर निर्भरता अधिक है। उसका आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें हैं, सिंचाई की व्यवस्था है, यातायात है, विद्युत है, बैंकिंग है आदि का विकास पूर्णतः नहीं होने के कारण मांग के अनुसार हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, और मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी और पूर्ति को उतना हम बढ़ा नहीं पाएंगे तो हमारी कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रोल प्रेबिश व आरडीओ कैम्पोज ने कम विकसित देशों में स्फीति की स्थिति का कारण अर्थव्यवस्था की आर्थिक व सामाजिक ढांचे में कठोरता को माना है। थैंक यू।